नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 17 मई 2021 के दैनिक क्विज को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। आज के हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने औपचारिक रूप से 1992 में इजराइल को तब मान्यता दी जब भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दूसरा, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की आधिकारिक यात्रा नहीं की है। तीसरा, भारत ने कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ या इसकी किसी समिति में इजराइल के समर्थन में मतदान नहीं किया है। तो आप देखें, इजराइल के संबंध में कुछ पॉइंट को हम देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो हमने औपचारिक रूप से इजराइल को 17 सितंबर 1950 को मान्यता प्रदान कर दी थी, और आगे चलकर मुंबई में ही इजराइल के द्वारा एक आव्रजन कार्यालय खोला गया। यानी भारत में जो यहूदी रहते थे उनको इजराइल में एक तरह से जाने की जो एक छूट है वो एक तरह से देने के लिए ये कार्यालय खोला गया। आगे चलकर व्यापार कार्यालय और वाणिज्य दूतावास के रूप में इसको परिवर्तित किया गया। 1992 में हम देखें तो हमने पूर्ण राजनयिक संबंध एक तरह से स्थापित किए। इसके आधार पर एक दूसरे देश के यहाँ जो अपने दूतावास हैं वो खोले गए। तो ये 1992 के बाद हुआ। तो आप ध्यान रखें, 92 के बाद हमारे जो संबंध हैं उसमें रक्षा और कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रूप में है। वर्तमान में अगर हम देखें तो रक्षा के क्षेत्र में भारत के 3 सबसे बड़े जो बाहर से हम रक्षा सामान खरीदार देशों की बात करें उसमें वर्तमान में एक तरह से शामिल हो चुका है इजराइल। तो पहले नंबर पर तो वर्तमान में रूस है। दूसरे तीसरे पर अगर हम 2015 से 19 के बीच के आंकड़े देखें जो एक तरह से वैश्विक स्तर पर प्रकाशित हुए हैं, 2015 से 19 के आंकड़े में पहले पर यूएस है, उसके बाद इजराइल का नंबर आ गया और तीसरे पर फ्रांस आ गया है। तो हमारे रक्षा खरीदार के रूप में इजराइल की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ 1997 में आप देखें तो अज़रबैजान जो उस समय इजराइल के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने भारत की यात्रा करी। और जहां तक हम प्रधानमंत्री की तरफ से भारत में देखें तो पहली भारतीय प्रधानमंत्री की जो इजराइल यात्रा है ये जुलाई 2017 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा करी थी। आगे चलकर 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू जो वर्तमान में ही प्रधानमंत्री हैं उनकी यात्रा भारत में संपन्न हुई। अगर हम क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट को देखें तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है कि हमने मान्यता 1950 में ही दे दी थी। अगर आप ध्यान से देखें, जहां तक राजनयिक संबंध की बात है तो वो पूर्ण रूप से स्थापित हुए तो 1992 में। तो मान्यता और राजनयिक संबंध ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। तो मान्यता हमने इजराइल को दे दी थी 50 में, 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा भी गलत हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। जहां तक तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है इको एसओसी यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की, इस परिषद में अगर हम देखें तो फिलिस्तीन का एक संगठन है साहिद, जिसको ऑब्जर्वर का एक तरह से दर्जा देने का प्रयास चल रहा था। तो उसके संबंध में मतदान करना था। तो भारत ने यहाँ पर इजराइल के पक्ष में मतदान किया और फिलिस्तीन के विरोध में। फिलिस्तीन के इस संगठन को, इस संस्था में ये जो परिषद है यहाँ पर ऑब्जर्वर का दर्जा नहीं दिया जाए। अगर आप देखें तो भारत ने इस परिषद की जो बैठक थी वहां पर मतदान में एक तरह से इजराइल का समर्थन किया था और उसके पक्ष में मतदान किया था। जो तीसरा पॉइंट है ये भी एक तरह से गलत हो जाता है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हैं, तो आंसर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अपने हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से हथियार भारत ने इजराइल से खरीदा या खरीदे हैं? तो यहाँ पर आप देखें हेरॉन, स्पाइडर, चिनूक, पाइथन। तो इन चारों अगर यहाँ पर हथियार प्रणाली के संबंध में देखें तो यहाँ पर पहला ये हेरॉन का एक तरह से चित्र दिया है, और ये एक तरह का ड्रोन है जो भारत ने इजराइल से प्राप्त किया है। दूसरा अगर हम देखें तो ये स्पाइडर एक तरह का आपका रक्षा तंत्र है, जिसमें आपकी 2 तरह की मिसाइल यूज की जाती हैं। एक तो मिसाइल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथन, और दूसरा होता है मिसाइल सिस्टम जिसको हम कहते हैं डर्बी। तो ये भी एक तरह से इजराइल से भारत ने प्राप्त किया है। पाइथन 5 की अगर हम बात करें तो ये पाइथन मिसाइलों का ही अगला संस्करण है। तो ये पाइथन मिसाइलें हमें स्पाइडर जो तंत्र है उसके साथ में ही इजराइल से मिल रहा है, तो ये भी इजराइल से लिया गया है। जहां तक ये चौथे की बात करें तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये एक तरह से यूएसए के द्वारा एक तरह से निर्मित किए जाते हैं। चिनूक के लिए आप ध्यान रखें कि ये मालवाहक एक तरह से हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, यानी काफी ज्यादा भार ले जाने की क्षमता इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स में होती है। चिनूक अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये यूएसए का है, अन्यथा हेरॉन, चाहे हम स्पाइडर की बात करें या पाइथन की बात करें, ये तीनों ही इजराइल के हैं। इसी के साथ साथ आप देखें बराक जो मिसाइल सिस्टम है वो हम एक तरह से इजराइल से प्राप्त कर रहे हैं, और भारत के डीआरडीओ और इजराइल के संगठन के द्वारा मिलकर इसे बनाया जा रहा है। बराक अगर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो डीआरडीओ और इजराइल के संगठन के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया जा रहा है।
इसी के साथ साथ अवाक्स जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी हमने इजराइल से लिया है। तो इजराइल से आप देखें रक्षा खरीद बहुत तेजी से भारत की अगर हम 2014-15 के बाद देखें तो बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम अपने तीनों यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो हेरॉन, स्पाइडर और पाइथन सही है, चिनूक गलत है, यानी 1, 2, 4। तो आंसर आपका है डी। और ये दोनों क्वेश्चन हमने आपसे इसलिए पूछे हैं क्योंकि अगर हम वर्तमान में देखें तो इजराइल की तरफ से जो फिलिस्तीन के क्षेत्रों पर हमले हो रहे हैं, जो प्रमुख दो क्षेत्र हैं उसमें अगर हम देखें जो गाजा पट्टी का क्षेत्र है जिस पर कि एक आतंकवादी समूह हमास का कब्जा है, तो हमास को एक तरह से टारगेट करके इजराइल की तरफ से वहां पर हमले किए जा रहे हैं। और बदले की कार्रवाई में आप देखें कि जो हमास है उसने भी रॉकेट बड़ी संख्या में इजराइल की जो रिहायशी बस्तियां वहां पर छोड़े हैं। तो आप कह सकते हैं संघर्ष बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इजराइल प्रमुख रूप से जो हमास के चीफ हैं उनको एक तरह से टारगेट कर रहा है। तो इसी संदर्भ में हमने भारत और इजराइल के बीच में जो रक्षा हथियारों की खरीद है उसके संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक सलाहकार निकाय है। दूसरा, अंतर्देशीय गोद लेने के नियमों से निपटने के लिए कारा को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। और तीसरा, भारत ने अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय 1993 की पुष्टि नहीं की है। तो तीनों पॉइंट के संबंध में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को पहले देखते हैं। अगर हम कारा की बात करें, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये कारा संस्था की अगर हम बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है, लेकिन ये एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय के रूप में इस मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था है। तो सलाहकारी संस्था नहीं है, ये आप ध्यान रखें। दूसरा, भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और भारत के अंदर और अंतर्देश गोद लेने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी निगरानी करना और विनियमन करना इसकी एक तरह से जिम्मेदारी है। 2003 में भारत ने उस कन्वेंशन को अपना समर्थन दे दिया था जिसे 1993 में हेग कन्वेंशन के नाम से हस्ताक्षर किया गया और जिसमें अंतर्देश यानी एक देश से दूसरे देश में बच्चों के गोद लेने की जो प्रक्रियाएं हैं उनके संबंध में एक तरह से कन्वेंशन में कहा गया है। और इसके आधार पर जो भी एक देश से भारत में किसी भी तरह का गोद लेने की प्रक्रिया होती हैं तो वो नियंत्रण करने के लिए कारा को एक तरह से उत्तरदायी संगठन बनाया गया है। जैसा हमने देखा था, अंतर्देशीय जो भी एक तरह से गोद लेने की प्रक्रियाएं हैं उसमें भी कारा का ही महत्वपूर्ण रोल है। तो ये केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करती है इस 1993 की जो हेग कन्वेंशन है उसको पालन करने के लिए। जहाँ तक कारा की अगर हम बात करें तो ये अन्य जो भी दत्तक ग्रहण एजेंसियां हैं जिनके द्वारा बच्चे अडॉप्ट कराने के लिए कार्य किए जाते हैं और जो भी बच्चे अनाथ हैं, परित्यक्त हैं और आत्मसमर्पण करने वाले जो बच्चे हैं किसी भी तरह के मान लीजिए आपराधिक गतिविधि में या किसी हिंसक गतिविधि में वो मान लीजिए शामिल थे, तो उन सब बच्चों के लिए भी गोद लेने की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी कारा के द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं। तो अगर हम तीनों पॉइंट आप देखें तो पहला गलत है क्योंकि एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है, सलाहकारी नहीं है, पहला गलत है। दूसरा बिल्कुल यहाँ पर सही है। तीसरा गलत है क्योंकि भारत ने इस कन्वेंशन को 2003 में स्वीकार कर लिया है, जैसा हमने पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। तो तीसरा भी गलत है, तो केवल दूसरा सही है। तो आंसर आपका बी, केवल 2 सही है। यहां पर हमने ये प्रश्न इसलिए लिया है क्योंकि कोविड-19 के कारण देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हुए हैं। क्योंकि अगर किसी के माता पिता या मान लीजिए दोनों ही व्यक्ति उनका स्वर्गवास हुआ है कोविड-19 के कारण और परिवार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे बच्चों के अनाथ होने की जो घटनाएं हैं वो भारत में काफ़ी देखी जा रही हैं। तो उनको अडॉप्ट करना या उनके जो आगे का भविष्य है उसको सुरक्षित करने के लिए कारा को एक तरह से प्रमुख रूप से आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करना पड़ेगा। कोविड-19 में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके जो एडॉप्शन या गोद लेने की जो प्रक्रियाएं हैं उनके संबंध में आर्टिकल में कहा गया है, इसीलिए हमने भारत में गोद लेने की जो प्रक्रियाएं और जो संस्था उत्तरदायी हैं उसके संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग, नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन 2019 में गठित न्यायाधिकरणों की निगरानी और प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है। तो देखिए अभी इसकी सलाह ही सिर्फ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अपने एक निर्देश में कहा था कि इस तरह की एक संगठन बनना चाहिए, ऐसा एक आयोग गठित होना चाहिए। 2020 के निर्णय में भी इसके बारे में बात कही गई है, लेकिन आप ध्यान रखें कि अभी इस तरह के किसी भी न्यायाधिकरण के गठन नहीं किया गया है। तो ये पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने रोजर मैथ्यू मामले 2019 में एनटीसी की स्थापना का सुझाव दिया था। भारत में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन की बात है तो इसके संबंध में जो सुझाव है वो 2019 का निर्णय नहीं है, 1997 का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको कहा जाता है एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या एल चंद्र कुमार वर्सेज भारत संघ। तो ये जो निर्णय था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन के बारे में सुझाव दिया था।
तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, दोनों गलत हैं, तो आंसर आपका सी, दोनों असत्य हैं, क्योंकि आपको गलत बताने हैं तो दोनों ही पहले और दूसरे गलत हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन हमने इसलिए पूछा है कि एक आर्टिकल हिंदू में आया है जिसमें भारत में जो भी ट्राइब्यूनल्स न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं उनकी एक तरह से पुनर्संरचना या रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। तो इसके लिए एक इस तरह का आयोग बनना चाहिए जिसके बारे में 1997 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था, लेकिन वर्तमान में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया। तो इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में आते हैं जिसमें हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आज हमने 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है वो आपके लिए लिया है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है। जब हम तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केबुल लामजो। कहाँ पर स्थित है? ये आपका मणिपुर में स्थित है। तो केबुल लामजो भारत का ही नहीं विश्व का ही एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो मणिपुर में स्थित है। फुमडीस एक तरह से वनस्पति का भाग है जो एक तरह से जो झील का हिस्सा है इसके ऊपरी भाग पर तैरती हुई रहती है। कुछ वर्तमान में वनस्पतियां हैं भी और कुछ जो नष्ट हो चुकी हैं वो भी इसमें जमी हुई हैं। कुछ पानी की सतह के नीचे और कुछ ऊपरी भाग में ऊपर तक बनी हुई हैं, तो उनको फुमडीस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए जो केबुल लामजो नेशनल पार्क है ये लोकटक झील में एक तरह से स्थित है। तो लोकटक अगर हम झील की बात करें तो उसमें ये केबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क है ये स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है? बी, केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में आते हैं जहां पर हम आज के प्रमुख तथ्य को डिस्कस करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट 2021 यानी वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। आज के इस प्रमुख तथ्य की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रम बल के रूप में जो महिलाओं का योगदान है पूरी जो वर्कफोर्स है भारत में उसमें तेजी से गिरावट आ रही है और कोविड-19 में ये स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है। तो ये जो जेंडर गैप है इसके संबंध में एक तरह से जो रिपोर्ट है 2021 की उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट अगर हम देखें तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है और यहाँ पर 4 प्रमुख आयाम लिए जाते हैं। आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी आपको आर्थिक रूप में अवसर कैसे मिल रहे हैं, भागीदारी कैसी है अर्थव्यवस्था में, मतलब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को कितने एक तरह से लाभ मिलते हैं किसी भी तरह के रोजगार को प्राप्त करने में। महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में पुरुषों की तुलना में बाधाएं तो नहीं है। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आप सूचकांक में या इस रिपोर्ट में आप एक तरह से निचले स्तर पर होंगे। दूसरा लिया जाता है शैक्षिक प्राप्ति, यानी एक तरह से शिक्षा प्राप्त करने के जो अवसर हैं उनमें कितनी समानता दी जाती है। तीसरा अगर हम देखें तो स्वस्थ और उत्तरजीविता। देखिए महिलाओं की अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो उनके ऊपर बहुत से देशों में अभी भी स्थितियां ऐसी हैं कि उतना ध्यान नहीं दिया जाता तुलनात्मक रूप में, और इसका प्रभाव ये होता है कि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो माताओं का स्वास्थ्य और जो भविष्य में जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को भी एक तरह से महत्वपूर्ण रूप में एक कारक माना गया है कि इसमें जो अंतर है, जो लिंग भेद है वो कितना घट रहा है। और चौथा है राजनीतिक अधिकारिता, यानी राजनीतिक रूप में उनका जो नेतृत्व है या उनकी एक तरह से राजनीतिक जो पहुंच है वो कितनी बढ़ी है, राजनीतिक रूप से वो आगे बढ़ने के लिए उनको समर्थन है या नहीं है। तो ये सारी स्थितियां एक तरह से यहाँ पर देखी जाती हैं। तो इन 4 पैमानों पर ये जो जेंडर गैप इंडेक्स है, ये लिंग अंतर या लिंग विभेद जो है उसको देखा जाता है। अगर हम देखें तो वैश्विक लिंग अंतर एक तरह से बढ़ा है और माना यह जा रहा है कि जो एक तरह से लिंग भेद है उसको दूर करने में, पिछली रिपोर्ट में माना गया था कि ये जो अंतर है लिंग का उसको दूर करने में 99.5 वर्ष लगेंगे। अब क्योंकि गैप बढ़ा है इसीलिए माना जा रहा है कि अब ये समय 135.6 साल एक तरह से लगेंगे। तो जेंडर गैप को खत्म करने में और समय लगेगा। इसका मतलब जो लैंगिक विभेद है वो बढ़ा है। अगर राजनीतिक अधिकारिता की बात करें, चारों जो हमारे पैरामीटर, चारों जो मानक हैं उसमें ये देखा गया कि चारों अंतराल में सबसे बड़ा जो गैप है उसमें वृद्धि हुई है राजनीतिक अधिकारिता में। यानी राजनीतिक रूप से महिलाओं की जो स्वीकृति है वो पुरुषों की तुलना में जो बढ़नी चाहिए वो और ज़्यादा घटी है। तो ये स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और माना जा रहा है कि अगर वर्तमान में यही दर रही तो विश्व आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट का मानना है राजनीति में जो लैंगिक समानता है उसको प्राप्त करने में लगभग 145.5 वर्ष का समय लगेगा। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर आर्थिक भागीदारी और अवसर, तो जितना भी एक तरह से लैंगिक विभेद है, राजनीतिक रूप से जो विभेद हो रहा है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कह सकते हैं विभेद आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता में है। मतलब आसानी से बराबर रूप में एक तरह से जो अवसर हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ा यहाँ पर एक परिणाम देखा गया है।
आर्थिक भागीदारी और अवसर में जो एक तरह का विभेद है, इसके लिए माना जा रहा है कि 58% हिस्सा है, यानी 58% जो गैप है वो खत्म हो चुका है, यानी अभी भी लगभग 42% गैप बना हुआ है। और 2020 की जो रिपोर्ट है उसकी तुलना में आप देखें तो मामूली सुधार हुआ है, और अभी भी अनुमान है कि ये जो गैप आर्थिक भागीदारी और अवसर में है पुरुष और महिलाओं में, उसको दूर करने में 267.6 साल का समय लगेगा। तो ये भी स्थिति आप कह सकते हैं काफी चिंताजनक यहाँ पर दिख रही है। देखिए, तुलनात्मक रूप में राजनीतिक जो अधिकारिता उसमें बड़ा गैप बढ़ा है, तो वहां पर अंतर ज्यादा हुआ है, इसीलिए वो पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है। शैक्षिक प्राप्ति और साथ साथ स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में देखें तो लिंग अंतर लगभग समाप्त हो चुका है। जैसे अगर हम शिक्षा प्राप्ति वाले जो तीसरा फैक्टर है उसमें देखें, शैक्षिक प्राप्ति में हम लिंग अंतर का जो 95% है वो वैश्विक स्तर पर लगभग समाप्त हो चुका है। 37 देश ऐसे हैं जहां पर लैंगिक रूप से समानता प्राप्त की जा चुकी है शैक्षिक प्राप्ति की अगर हम बात करें। और जो भी एक तरह से 5% का गैप अभी बना हुआ है पुरुष और महिलाओं में, उसको दूर करने में माना जा रहा है कि 14.2 साल का समय लगेगा। अगर हम स्वस्थ और उत्तरजीविता की बात करें, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो यहाँ पर 96% माना जाता है कि जो गैप है वो फिल हो चुका है, यानी पुरुष और महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में किसी तरह का बड़ा अंतर नहीं है। अगर हम भारत की स्पेसिफिक बात करें तो लैंगिक विभेद को लेकर भारत की जो रिपोर्ट है 2021 में, वो बहुत आप कह सकते हैं सकारात्मक नहीं है, क्योंकि हमारी जो रैंक है उसमें लगभग 28 अंकों की कमी आई है। और 2021 में आप देखें 156 देशों को यहाँ पर जो लैंगिक विभेद की रिपोर्ट है उसमें सूचकांक दिया गया है, और 156 देशों में भारत की जो रैंक है वो 140 है। तो ये स्थिति एक तरह से दिखाती है कि लैंगिक विभेद में हमारे यहाँ भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। दक्षिण एशिया के देशों में हमारी स्थिति काफी खराब है। लैंगिक विभेद में हमारी जो एक निचला सूचकांक है उसको कम करने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक रूप से महिलाओं की भागीदारी और अवसर की जो समानता है उस पर हमें बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। कल की अगर हम डेली क्विज की बात करें तो हमने कल के डेली क्विज में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि लैंडर जो भी मंगल ग्रह पर पहुंचे हुए हैं, तो उसके संबंध में कुछ बच्चों के कमेंट थे कि लैंडर की जब हम बात करें तो सफलतापूर्वक कुछ बच्चों की तरफ से कहा गया कि सोवियत संघ ने भी लैंडर एक तरह से उतारा है। देखिए, सोवियत संघ का भी है, लेकिन वो लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि उसे आंशिक रूप से सफल माना जाता है, जो 1971 में किया गया था, तो वो पूर्ण सफल नहीं था। तो 1971 में जो उनका प्रयास था सोवियत संघ का, उस समय यूएसएसआर था, तो वो आंशिक रूप से सफल था, क्योंकि लैंडिंग के कुछ सेकंड के बाद ही वो एक तरह से नष्ट हो गया और ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाया, तो वो सफल लैंडिंग में नहीं गिना जाता है। जब ये आप कहेंगे कि मंगल ग्रह पर किन किन देशों के लैंडर पहुंचे हुए, सॉफ्ट और हार्ड लैंडिंग की बात नहीं हो रही है, तब आप कह सकते हैं सोवियत संघ, वर्तमान का रूस, और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, तीनों ने एक तरह से मंगल ग्रह पर अपने लैंडर उतारे हुए हैं। लेकिन जब हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात करेंगे सफल रूप में, पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और दूसरे पर आपका चीन आता है, जिसने इसी वर्ष प्राप्त किया है। तो सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग, तो हमने क्वेश्चन में सॉफ्ट लैंडिंग की बात करी है, तो सफल रूप में आप देखें तब हम पहले पर बोलते हैं यूएसए और उसके बाद दूसरा चीन का है। सोवियत संघ लैंडर उतारने की जब हम बात करेंगे तो उसमें आप जरूर नाम डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर लैंडिंग जरूर हुई थी, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं मानी जाती है, क्योंकि कुछ सेकंड के बाद ही एक तरह से वो लैंडर काम करना उसने बंद कर दिया। ये हमारा 17 मई 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।